हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ऑलमोस्ट जितनी भी एनिमल सेल होती है उनमें प्रेजेंट होता है, और ये एनिमल सेल में भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म, और ये जो बाहर का पोर्शन है जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और जो साइटोप्लाज्म है इसको जो अलग करता है वो हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन में ही ये सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है इसका जो मेजर काम होता है वो होता है सोडियम और पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करना। सेल के अंदर और बाहर इनका ट्रांसपोर्टेशन करना इसका मेजर काम होता है, इसीलिए इसे हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। यहाँ पे जी सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनमें ये आयंस कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसके बाद एमिनो एसिड्स हो गए, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर और बाहर वो इन आयंस की वजह से ही होता है। और जैसे किसी भी सेल का जो वॉल्यूम होता है और शेप होता है उनको भी ये आयंस क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और जो ग्लाइकोलाइसिस हो गया और प्रोटीन सिंथेसिस हो गया उसमें जो पोटेशियम आयन होती है उनकी हाई कंसंट्रेशन भी होती है। इसीलिए ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से ये पंप क्या करता है, 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ पंप आउट कर देता है। यानी कि साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में 3 सोडियम आयंस को पंप आउट कर देता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से ये क्या करता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ पंपिंग कर देता है। तो इस तरह से ये एक बार में 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ क्या करता है, पंप करता है। जैसे कि अब ये पंप करता है सेल में, तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम आयंस होते हैं जैसे जैसे ये पंप करता है तो जैसे कि साइटोप्लाज्म में जितने भी जो सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयन जैसे कि प्रेजेंट है, इनको क्या करता है ये पंप बाहर की और पंप करेगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, पोटेशियम आयन अंदर आएंगे और सोडियम आयंस बाहर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अंदर जो साइटोप्लाज्म में सोडियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें क्या होगा, पोटेशियम आयन सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बार क्या कर रहा है ये अंदर से बाहर की ओर 3 सोडियम आयंस को पंप आउट कर रहा है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और पोटेशियम के केस में क्या हो जाएगा कि हर बार ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ पंप करता है। तो क्या होगा, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन जैसे जैसे पंप करेगा अंदर की तरफ पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें क्या होगा, पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक चीज़ समझने की है कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हाई, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में होता है। जबकि जो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, कम हो जाती है, और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरह से इनका कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है इनके कंसंट्रेशन में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे ये पंप सोडियम पोटेशियम पंप आयंस को बाहर की ओर पंप करेगा, तो जैसे जैसे क्या होगा, बाहर की ओर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ये क्या करता है, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन सोडियम आयन की कम है। तो ये क्या करता है, हर बार हाई कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, ये हमेशा इस आयन को पंप करेगा, सोडियम आयन को। तो लो से हाई
कंसंट्रेशन की और जब हम पंप करते हैं तो हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये क्या करता है, ये एटीपी से एनर्जी लेता है और फिर सोडियम को इसके हाई कंसंट्रेशन की अगेंस्ट क्या करता है, पंप करता है। पोटेशियम के केस में भी सेम होगा, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर पंप करता है, अंदर तो ऑलरेडी पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो लो से हाई की ओर ये अगेन क्या करेगा, इसको पंप करेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, हाई कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ये पंप करता है, तो यहाँ पे इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है, एटीपी की मदद से। ओके, तो इसीलिए इस पंप को हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एटीपी से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। ठीक है, पंप सोडियम और पोटेशियम आयन को उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पंप करने में। अब ये जो पंप होता है, ये टोटल ये जो जितनी भी सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिक एनर्जी, उसकी 20 से 40% एनर्जी ये पंप कंज्यूम कर लेता है। आप समझ सकते हैं कि जो मेजर पोर्शन ऑफ द एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम बाय दिस पंप, 20 to 40%। न्यूरल सेल में क्या होता है कि इस एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होता है, 70%। जो एनर्जी सेल प्रोड्यूस करता है न्यूरल टिश्यूज़ में, उस सेल की 70% जो एनर्जी होती है ये पंप कंज्यूम कर लेता है इन आयन के रेगुलेशन में। और ये जो पंप होता है इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्टर और एक्टिव पंप बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि हमने अभी पहले देखा कि अंदर की ओर कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। सोडियम आयन की साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम होती है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। सेम एज इन पोटेशियम के केस में भी क्या होता है कि बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि अंदर की तरफ पंप कर रहे हैं और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो पंप हम दोनों केस में, सोडियम और पोटेशियम के केस में पंप हम इन दोनों को उनके हाई कंसंट्रेशन के अगेंस्ट पंप कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर पंप करेंगे तो जनरली हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए ये पंप क्या करता है, एटीपी से एनर्जी को डिराइव करता है, एटीपी से एनर्जी लेता है और इन आयन को उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पंप करता है, सोडियम को बाहर की तरफ और पोटेशियम को अंदर की तरफ। तो इसीलिए इस पंप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टर और एक्टिव पंप। ओके, अब हम देखते हैं इसका एक और भी नाम है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर इसका मतलब ये होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर तो हमने देख लिया क्या होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो सेल की जो एनर्जी होती है उसको डायरेक्टली यूज़ करता है। एनर्जी को जब डायरेक्टली यूज़ करता है, जैसे कि हमने देखा ये एटीपी से एनर्जी ले रहा है, तो ये डायरेक्टली एनर्जी यूज़ कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। इसका एक और नाम है, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसमें से एक है इलेक्ट्रोजेनिक पंप। अब इलेक्ट्रोजेनिक पंप का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि हम देखा कि ये सेल है, सपोज ये सेल है, तो सेल में बाहर की तरफ क्या हो रहा है, 3 पोटेशियम आयन जा रहे हैं और अंदर की तरफ क्या है, 2 पोटेशियम आयन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ और 2 पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन का बाहर और अंदर, सेल के बाहर और अंदर क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक का, यानी कि बाहर तो +3 है और अंदर +2 है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन का डिफरेंस हो गया ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रेडियंट बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोजेनिक ग्रेडियंट बन जाता है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है पी टाइप पंप, जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे ना, तब इसको हम क्लियरली देखेंगे कि पी टाइप क्यों बोलते हैं इसे। अब हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है। अभी तक जितना हमने पढ़ा ये जनरल इन्फॉर्मेशन है सोडियम पोटेशियम पंप की। अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये पंप कैसे वर्क करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो पंप होता है ये एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन भी कैसा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि ये क्या करता है, आयन का ट्रांसपोर्ट करता है
और ये क्या है, प्रोटीन है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, कि यानी कि मेम्ब्रेन के बीच में धंसा हुआ होता है। ओके, और ये जो प्रोटीन होता है ये होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, जो कि 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट, अल्फा और बीटा यूनिट। तो अब हम देखते हैं कि ये अल्फा और बीटा यूनिट क्या है। तो जैसे कि मान लें कि ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में ये हमारा प्रोटीन है, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप एक क्या प्रोटीन है, प्रोटीन 2 यूनिट से बना हुआ है, अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट। तो इस तरह से ये अल्फा और बीटा यूनिट इस सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो ये अल्फा यूनिट होती है ये क्या होती है, साइज में बड़ी होती है, ठीक है। और ये जो बीटा प्रोटीन है ये इसके कंपैरेटिवली साइज में कम होती है। और जितने भी पंप की एक्टिविटी होती है वो मतलब इस अल्फा यूनिट में ही कंडक्ट होती है, यानी कि जितनी भी सोडियम पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स होती है और फिर एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है, जितनी भी बाइंडिंग साइट्स होती है वो सब अल्फा यूनिट में प्रेजेंट होती है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है पंप रिलेटेड अल्फा यूनिट में ही होती है। और ये जो बीटा यूनिट होती है ये क्या करती है, ओनली असिस्ट करती है और हेल्प करती है अल्फा यूनिट को, जितना भी पंप के रिलेटेड काम होता है उसमें बीटा यूनिट इसको सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है। और ये जो अल्फा यूनिट है ये 10 ट्रांस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और इसका शेप इस तरह से होता है, इसमें 10 पासेस होते हैं। और जो बीटा प्रोटीन होता है, बीटा यूनिट होती है, वो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। अब हम देखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप की मैकेनिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे वर्क करता है अब हम ये देखेंगे। तो ये जैसे कि हमारा ये पंप है, तो सबसे पहले क्या होता है, इस पंप के यहाँ पे बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स होती है। ये अल्फा यूनिट है, तो अल्फा यूनिट में बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स होती है। तो यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होती है एटीपी की। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल आके जुड़ता है एटीपी बाइंडिंग साइट पे, जिससे क्या होता है कि इस पंप में जो सोडियम आयन की जो बाइंडिंग साइट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और सोडियम की जो एफिनिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अब क्या होता है, तीन सोडियम आयन यहाँ पे आके अपनी बाइंडिंग साइट पे आके जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय E1। ये इस पोजीशन बता रहा है पंप की कि अंदर की तरफ से इसका माउथ इस तरह से अंदर की तरफ ओपन है, तो ये E1 स्टेट हो गया। E1 प्लस 3 सोडियम आयन प्लस ATP मॉलिक्यूल, ये इसकी स्टेट हो गई। अब सेकेंड स्टेट में क्या होता है कि ये जो पंप का ये जो अल्फा यूनिट के अंदर की तरफ की जो ये माउथ है ये क्या होता है, ओपन रहता है। ओके, E1 इस स्टेट में। तो अब सेकेंड स्टेट में क्या होता है, ये अंदर की तरफ बंद हो जाता है, ताकि जब पंप आउट करेगा सोडियम आयन को बाहर की तरफ तो चांसेस ना हो कि ये अंदर की तरफ आ जाए, तो इसीलिए अंदर की तरफ ये क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे ऑक्लूडेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सोडियम आयन है इस तरह से अंदर की तरफ ऑक्लूडेड हो जाते हैं और इस स्टेट को हम बोलते हैं E1 स्टेट प्लस 3 सोडियम आयन ऑक्लूडेड प्लस ATP। ओके, यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। पंप पे ही एक ATPase साइट होती है जहाँ पे ATPase एंजाइम होता है। अब ये ATPase एंजाइम क्या करता है, जो ये ATP है, ATP को तोड़ देता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ओके, तो अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ही जुड़ा हुआ रहता है। ये जो ADP तो हट जाता है, डिटैच हो जाता है, पर ये जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप, वो क्या होता है, इस पंप से जुड़ा हुआ रहता है। टर्मिनल फॉस्फेट बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पे जाके जुड़ जाता है। और जैसे ये फॉस्फेट यहाँ पे आके जुड़ता है ना, तो ये क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। चल जैसे ही फॉस्फोरस जुड़ा तो इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है, ये जो पंप होता है ये क्या होता है, बाहर की तरफ ऐसे ओपन हो जाता है। ऐसे बंद था, अब बाहर क्या होगा, जैसे ही फॉस्फेट आके जुड़ गया, ये बाहर की तरफ ऐसे ओपन हो जाएगा।
ठीक है, इसको एनर्जी मिल गई सोडियम को अपनी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट पंप करने में, तो ऐसे ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ स्टेट चेंज हो जाती है, पहले इस तरह से ओपन था अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ, अब ये पंप इस तरह से ओपन हो जाता है। तो जैसे ही फॉस्फेट यहाँ पे आके जुड़ जाता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है और इस स्टेट को हम बोलते हैं E2 स्टेट। E2 स्टेट प्लस 3 सोडियम आयन प्लस फॉस्फेट यहाँ पे आके जुड़ गया। अब जैसे ही इस बाहर की तरफ ये ओपन होगा तो यहाँ पे जो सोडियम आयन्स है वो क्या होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही वो रिलीज हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटेशियम आयन्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, अब वो आके अपनी जो ये बाइंडिंग साइट से वहाँ पे आके जुड़ जाएंगे 2 पोटेशियम आयन, फॉस्फेट अभी भी जुड़ा हुआ है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं E2 स्टेट, क्योंकि ये अपोजिट स्टेट है, ये E1 स्टेट और ये E2 स्टेट। जैसे ही फॉस्फेट आके जुड़ा, फॉस्फोराइलेशन हुआ और इसकी स्टेट चेंज हो गई। ओके, और फिर सोडियम आयन क्या हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज हो गए। अब इस स्टेट में क्या होगा, E2 प्लस 2 पोटेशियम आयन प्लस फॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इस पंप का जो माउथ ओपन है वो क्या होगा, ऑक्लूडेट हो जाएगा। अब ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे जो ये पोटेशियम आयन है वो ऑक्लूडेट हो जाएंगे अंदर की तरफ इस तरह के, ताकि ये बाहर की तरफ वापस पंप ना हो सके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं E2 प्लस 2 पोटेशियम आयन ऑक्लूडेड प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फॉस्फेट है ये क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगा। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट यहाँ से हट जाएगा, डिटैच हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे ही फॉस्फेट यहाँ से हटेगा, ये इस तरह से बंद था, अब ये ऐसे ओपन हो जाएगा अंदर की तरफ, और ये यहाँ पे जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, देखिए ये स्टेट आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेट थी E1 स्टेट उससे सिमिलर है। तो जैसे फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, E1 से E2 में चेंज होता है, और जैसे ही फॉस्फेट डिटैच हो जाता है तो क्या होता है, E2 से E1 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं E1 स्टेट प्लस 2 पोटेशियम आयन। ओके, और ये जो फॉस्फेट है ये तो हमारा रिलीज, अब डिटैच हो गया। और अब ये क्या होगा, हमारे ये जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन क्या होंगे, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे, और हमें फिर वापस सेम ये यहाँ पे ये इस तरह से पंप मिल जाएगा। यहाँ पे अब सोडियम है, सोडियम की बाइंडिंग साइट, पोटेशियम की बाइंडिंग साइट दोनों एम्प्टी होगी। अब क्या होगा, अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा, एक ATP आके यहाँ पे जुड़ेगा, फिर सोडियम आके जुड़ेगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस तरह से ये मैकेनिज्म चलती रहती है। तो ये है हमारे सोडियम पोटेशियम आयन की मैकेनिज्म। सो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।